हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि 1998 में शुरू हुई और अगले ही साल 1999 में इसने दिल्ली सिटी के अंदर अपने पहले गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट को टुक ओवर कर लिया। और ये कंपनी इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आईजीएल के बारे में, मतलब कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, यहां से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं अपनी वीडियोस में कभी भी किसी तरह के स्टॉक टारगेट्स नहीं देता और ना ही किसी तरह के स्टॉक कॉल्स देता हूं। यहां पे जो मेरा फोकस रहता है वो यही रहता है कि मैं आपके साथ कंपनी के फंडामेंटल फैक्टर्स को डिस्कस कर सकूं और आपको एक क्वालिटी एनालिसिस सर्व कर सकूं। और अगर मैं किसी तरह के ओपिनियंस भी पुट करता हूं तो वो सिर्फ मेरे ओपिनियंस हैं, उसमें मैं गलत भी हो सकता हूं। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ। तो यहां पे कंपनी नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि है सीएनजी और पीएनजी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी मतलब पाइप नेचुरल गैस। कंपनी के 71% रेवेन्यूज आते हैं सीएनजी से और 29% रेवेन्यूज आते हैं पीएनजी से। अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सीएनजी पीएनजी होता क्या है। तो पीएनजी एक मिक्सचर होता है मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें मीथेन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और अदर हाइड्रोकार्बन्स की बिल्कुल स्मॉल होती है। और ये गैस काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली है, सेफ है और रिलायबल है। वैसे यहाँ पे पीएनजी तीन तरह से सप्लाई होता है। पहला होता है डोमेस्टिक पीएनजी, दूसरा होता है कमर्शियल पीएनजी और तीसरा होता है इंडस्ट्रियल पीएनजी। रेवेन्यूज़ के बेस पर देखें तो यहाँ पे 14% रेवेन्यूज आते हैं डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी से, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पीएनजी से, और बाकी के 8% रेवेन्यूज आते हैं डोमेस्टिक पीएनजी से। यहाँ पे अगर हम बात करें पीएनजी के यूजर बेस के बारे में, तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक के बारे में, तो 2016 में जो डोमेस्टिक नंबर्स थे वो थे 6.36 लाख, जो कि 2018 में 8.92 लाख हो चुके थे और इस ईयर 2020 में 13.75 लाख हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर के बारे में, तो वहाँ पे 2016 में जो कंपनी के यूजर्स थे वो थे 2580, जो कि 2018 में 3593 हो चुके थे, जो कि इस ईयर 2020 में 5566 हो चुके हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें सीएनजी के बारे में, तो सीएनजी एक गैसियस फ्यूल होता है और इसके अंदर भी सेम 99% मीथेन होती है और 1% हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सीएनजी सेफ नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीएनजी काफ़ी ज़्यादा सेफ है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीएनजी के नंबर ऑफ स्टेशंस के बारे में, इसके यूज़र बेस के बारे में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेशन जो कि 2016 में थे वो थे 340 स्टेशंस, 2018 में 446 स्टेशंस हो गए और इस ईयर 2020 में 555 स्टेशंस हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें डेली एवरेज सेल्स के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी की डेली एवरेज सेल्स थी वो थी 4 नंबर्स, जो कि 2018 में 5.18 हो चुकी थी, जो कि 2020 में 6.44 हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी दिल्ली में है, गाजियाबाद में है और नोएडा में है। और रिसेंटली कंपनी ने रेवाड़ी में और गुड़गांव में भी एंट्री ली है और कंपनी यहाँ पे नॉर्थ रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है। इसकी वजह से जो कंपनी के वॉल्यूम्स हैं वो 40 to 30% इंक्रीज हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में। तो एक एडवांटेज जो कि पूरे सेक्टर के पास है वो है एंट्री बैरियर की एडवांटेज, मतलब कि यहाँ पे कोई भी न्यू कंपनी इस सेक्टर में एंटर नहीं कर सकती। उसके पीछे के ये रीजंस हैं। यहाँ पे जब भी कोई न्यू कंपनी एंटर करना चाहती है तो उसे काफ़ी सारे लीगल अप्रूवल चाहिए होते हैं, जो कि ईजिली नहीं मिलते। और यही रीज़न है कि यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज है आईजीएल के लिए भी और किसी भी कंपनी के लिए भी जो इस सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रही है। बट ऐसे कुछ एक्सक्लूसिव एडवांटेजेस जो कि सिर्फ आईजीएल के पास हैं वो ये हैं कि यहाँ पे कंपनी काफ़ी जगहों में फर्स्ट मूवर की एडवांटेज लेकर बैठी है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी के पास 5 इयर्स के राइट्स हैं 2 एरियाज़ के लिए, जो कि इन्होंने 8th राउंड में जीते थे। उसके अलावा कंपनी के पास 8 साल के लिए यहाँ पे 4 एरियाज़ के राइट्स हैं, जो कि इन्होंने 8th और 9th राउंड में जीते थे। इसके अलावा गवर्नमेंट भी नेचुरल गैस को काफ़ी प्रमोट कर रही है और गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पे जो गैस की प्रोडक्शन होगी वो जैसी मर्जी होगी,
जो इंडियन कंपनीज हैं उन्हें पहले सप्लाई मिलेगी और बाद में एक्सपोर्ट होगी। नहीं तो पहले क्या होता था कि ज़्यादा रेवेन्यूज़ के चक्कर में वो पहले एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, बट ऐसा अब से नहीं होगा। इसी के साथ साथ रिसेंटली शायद आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि अब यूनिफाइड टैरिफ चार्ज होगा। अब इसे समझ लेते हैं कि यूनिफाइड टैरिफ का मतलब क्या होता है। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे कंपनीज जो कि नेचुरल गैस के सोर्स से जितना दूर हुआ करती थी उन्हें उतना चार्ज देना पड़ता था। तो मतलब कि यहाँ पे एक कंपनी जो पास है वो कम चार्ज देती थी और जो कंपनी दूर हुआ करती थी वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज दिया करती थी। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम यूनिफाइड टैरिफ चार्ज करेंगे, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी पे देखने को मिल सकता है। अब हम बात लेते हैं कंपनी के कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। तो पहला तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपनी ने 8th, 9th और 10th राउंड में काफ़ी सारे एरियाज़ की ऑथराइजेशन ली थी। तो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए अभी यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना पड़ेगा। दूसरा प्रोस्पेक्ट ये है, यहाँ पे कुछ प्लेसेस पे, दिल्ली जैसे प्लेसेस पे गवर्नमेंट ने डीजल गेंजेट को बैन कर दिया है और इसी को देखते देखते कंपनी ने यहाँ पे गैस बेस्ड गेंजेट्स को लॉन्च किया है और इसका इम्पैक्ट कंपनी को देखने को मिल सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाके जल्दी से फॉलो कर लो क्योंकि यहाँ पे मैं इंस्टा और यूट्यूब पे ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी की सेल्स के साथ। तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 3600 करोड़, 2017 में थी 3800 करोड़, 2018 में थी 4500 करोड़, 2019 में थी 5700 करोड़ और इस ईयर 2020 में 6400 करोड़ हो चुकी है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 12% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 3 साल में इंक्रीज होकर 19% हो चुकी है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के प्रॉफिट्स थे वो थे 458 करोड़, 2017 में थे 606 करोड़, 2018 में थे 722 करोड़, 2019 में थे 842 करोड़ और इस ईयर 2020 में 1249 करोड़ हो चुके हैं। बट अगर हम बात करें ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 21% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 3 साल में इंक्रीज होकर 25% हो चुकी है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो थे 21%, जो कि यहाँ पे 2020 में 23% हो चुके हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इसी के आसपास आते आए हैं, जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब जब हम यहाँ पे कंपनी के डेट को शेयर होल्डर इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.02%, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे कंपनी नियरली डेट फ्री है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ROE के बारे में, ROE मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, इससे हम कह देते हैं ROE। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का जो ROE है वो है 19%, जो कि यहाँ पे पिछले 3 साल में इंक्रीज होके 20% हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपनी के ROCE के बारे में, ROCE मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया है और जो कैपिटल लगाया है उस पर हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कह देते हैं रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, चाहे वो जो कैपिटल है वो डेट की फॉर्म में क्यों ना हो। तो यहाँ पे कंपनी का जो पिछले 5 साल का जो ROCE है वो है 29%, जो कि यहाँ पे पिछले 3 साल में इंक्रीज होके 30% हो चुका है। तो यहाँ पे भी कंपनी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ROCE बना के बैठी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के रिसीवेबल डेज के बारे में, रिसीवेबल डेज मतलब इस तरह के बिजनेस में क्या होता है कि पैसा साथ के साथ नहीं मिलता। अगर आपने सामान आज सप्लाई किया है तो उसकी पेमेंट थोड़े दिन बाद मिलती है और उन दिनों के गैप को हम रिसीवेबल डेज कहते हैं। तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के रिसीवेबल डेज थे वो थे 24 डेज,
जो कि यहाँ पे 2018 में डिक्रीज होकर 18 डेज हो चुके थे, जो कि यहाँ पे 2020 में 9.5 डेज हो चुके हैं, जो दोबारा काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है। यहाँ पे हम एक और रेशियो को एनालाइज कर लेते हैं, जो कि है करंट रेशियो, जो कि हमें यहाँ पे कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताती है। तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी की करंट रेशियो था वो था 1.18%, जो कि यहाँ पे 2020 में 1.39% हो चुका है। मतलब कि यहाँ से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो काफ़ी हाई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी ने लॉकडाउन के बाद रिकवरी दिखाना शुरू कर दी है, और अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले साल क्वार्टर से, तो सेल्स की बात करें तो सितंबर 20 जो इस क्वार्टर था, जो रीसेंट क्वार्टर था, उसमें जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 1440 करोड़, जो कि यहाँ पे सितंबर 19 के क्वार्टर में, पिछले साल क्वार्टर में थी 1872 करोड़। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि कंपनी की जो सेल्स है वो पिछले साल क्वार्टर से 23% डाउन है। और उसके पीछे के आपको रीजंस पता ही हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था और जो कंपनी के सीएनजी डिवीजन है वो 20 to 30% डाउन थी। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है, और रीजन ये है कि यहाँ पे कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के काफी सारे मेजर्स लिए थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो इस कंपनी को 3 प्रमोटर्स ने शुरू किया था एज अ जॉइंट वेंचर की तरह, और वो प्रमोटर्स थे गेल, भारत पेट्रोलियम और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और आपको ये बात बता दूं कि ये जो 3 प्रमोटर्स हैं वो आज भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग है वो है 45% की। बट अगर हम पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें, तो अगर हम बात करें FIIs के बारे में, FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे सितंबर 20 के क्वार्टर में जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो थी 21%, जो कि सेम क्वार्टर में पिछले साल सितंबर 19 के क्वार्टर में थी 23%। तो यहाँ पे हमें डिक्रीज दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें DIIs के बारे में, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो सितंबर 20 के क्वार्टर में जो इनकी शेयर होल्डिंग है वो है 19%, जो कि सेम पिछले साल क्वार्टर में थी 15%। तो यहाँ पे हमें इंक्रीज दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट होल्डिंग के बारे में, तो वो है 5%। बट जैसे कि हमें पता है जो गेल है और जो भारत पेट्रोलियम है वो दोनों भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट की टोटल होल्डिंग है वो 50% की है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।